नमस्कार, मैं मोहित कुमार लाल, सहायक प्राध्यापक एसएस मेमोरियल कॉलेज कांके रोड रांची। आज आप बच्चों को बताऊंगा बेनेटो मुसोलिनी के बारे में। किस प्रकार मुसोलिनी ने इटली पर फासिस्ट शासन का प्रारंभ किया। उल्लेखनीय है कि जिस समय वर्साय की संधि समाप्त भी नहीं हुई थी, उसी समय 23 मार्च 1919 को बेनेटो मुसोलिनी ने मिलान में 54 व्यक्तियों के साथ मिलकर एक पार्टी बनाई जिसे फासिस्ट दल कहा जाता है। फासिस्ट एक प्रतीक था जो रोमन एम्पायर के समय लोहे के गट्ठर को कहा जाता था। यह शक्ति और अनुशासन का प्रतीक था। फासी दल का भी मौलिक सिद्धांत शक्ति और अनुशासन था। यह एक दल से अधिक सेना के रूप में संगठित हुआ था। इसके सदस्य सशस्त्र सैनिक हुआ करते थे। वे हमेशा शस्त्र रखते थे और काली वर्दी पहनते थे। 1919 में केवल 22 संस्थाएं थीं और इसके सदस्य केवल 17,000 थे, किंतु 1920 में इसके कुल संगठन 118 हो गए और सदस्यों की संख्या 35,000 हो गई। लेकिन 1921 आते आते 1200 संस्थाएं हो गईं और सदस्यों की संख्या 3,60,000 हो गई। 27 अक्टूबर 1922 को मिलान में बेनेटो मुसोलिनी ने 50,000 सशस्त्र सैनिकों के सामने भाषण दिया। उसने सरकार के सामने 4 मांगें रखी। 5 सदस्य मंत्रिमंडल में फासिस्ट दल को दिया जाए, संसद को भंग कर दिया जाए और इसके अतिरिक्त उसने यह भी मांग की कि हमें एक राष्ट्रवादी विदेश नीति का अनुसरण करना है जिसमें डेल्मेशिया और फ्यूमा पर हमें अधिकार करना है। इसके अतिरिक्त उसकी यह भी मांग थी कि देश में पुष्प उद्योग मजदूरों को सौंप दिए जाए। उसने यह भी घोषणा की कि यदि यह मांगें नहीं मानी गईं तब वह रोम पर 50,000 सशस्त्र सिपाहियों के साथ आक्रमण करेगा। इसे प्रसिद्ध रोम यात्रा की संज्ञा दी गई है। इसी समय प्रधानमंत्री फिक्टो ने राजा विक्टर एमेनुएल तृतीय से यह अनुरोध किया कि देश में मार्शल लॉ लगा दिया जाए। बिना आर्मी के शासन के मुसोलिनी को रोकना संभव नहीं है, किंतु राजा ने ऐसा नहीं किया। अतः प्रधानमंत्री ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। इस स्थिति में राजा विवश हो गया। उसने मुसोलिनी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। जब मुसोलिनी ने संसद में भाषण दिया तब वह कह रहा था कि मैं अगर चाहता तो अपने सिपाहियों के बल पर इस संसद को एक शमशान घाट बना देता, लाशों को बिछा देता, देश पर मेरा अधिकार हो जाता, किंतु मैं एक लोकतांत्रिक व्यक्ति हूँ, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। वह अधिनायक तंत्र के ओड़ में लोकतंत्र की दुहाई दे रहा था। वस्तुतः उसका सत्ता पाने का तरीका एक अधिनायकवादी तरीका था। किंतु यहाँ यह विचारणीय विषय है कि किस प्रकार बेनेटो मुसोलिनी ने इटली पर अधिकार किया। वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसमें 3 साल के अंदर ही वह इटली का अधिनायक बना और अगले 22 वर्षों तक उसने इटली पर एक तरफा शासन किया। यह फासिस्ट विचार क्या हैं और ये क्यों सफल हुए, ये सभी एक विचारणीय विषय है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जहाँ जहाँ भी सर्वसत्तावादी राज्य स्थापित हुए उनमें पहला राज्य इटली ही था। उसने सबसे लंबे समय तक शासन भी किया। उसके बाद ही हिटलर, फ्रैंको जैसे शासक आए या जापान में सैन्यवाद का विकास भी 1922 के बाद ही हुआ, क्योंकि इस वर्ष तो जापान वाशिंगटन सम्मेलन में शामिल होकर नौसेना के क्षेत्र में निशस्त्रीकरण के लिए तैयार हो गया था।
यहाँ यह विचारणीय विषय है कि उन परिस्थितियों का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है। इनमें सबसे प्रथम कारण है प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न निराशा। वस्तुतः इटली युद्ध के पूर्व जर्मनी का मित्र था, वह त्रिगुट का सदस्य था, किंतु जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो वह 1 वर्ष तक तटस्थ बना रहा। वह मूल्यांकन कर रहा था कि युद्ध में किस गुट में मिलने से उसे फायदा होगा। इसी समय कूटनीति का प्रयोग करते हुए इंग्लैंड ने उसे युद्ध के पश्चात अनेक भूभाग देने का वचन दिया। दोनों के बीच गोपनीय संधि हुई और 1915 में इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में कूद पड़ा। किंतु वुडरो विल्सन ने, जो 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुए थे, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने गुप्त संधियों को मानने से इनकार कर दिया। इटली में यह स्पष्ट हो गया था कि जो उसे वचन दिए गए थे उसे पूरा नहीं किया जाएगा। उसे केवल डेल्मेशिया का कुछ क्षेत्र, ट्रेंटन और दक्षिणी टिरोल का कुछ भाग मिला, जो वचन से बहुत कम था। इससे विजयी होने के बावजूद इटली में निराशा का वातावरण था। जर्मनी में हारने के बाद निराशा थी, जबकि इटली और जापान में जीतने के बाद भी निराशा का माहौल था। दूसरा कारण आर्थिक संकट था। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद उद्योगों में छटनी प्रारंभ हो गई थी, मांग गिरने लगे थे और देश में महंगाई की दर बढ़ गई थी, बेरोजगारी बढ़ने लगी थी। ऐसी परिस्थिति में सारे देश में साम्यवाद का प्रसार होने लगा था, हड़तालें होने लगी थी। यह नारा सारे इटली में गूंज रहा था कि लेनिन चिरंजीवी हो। वस्तुतः जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि से केवल 9000 किलोमीटर भूभाग ही इटली को मिला था, जबकि उसमें केवल 16.5 लाख लोग निवास करते थे। युद्ध में उसने 6 लाख सिपाहियों को खोया था और 10 लाख लोग घायल हुए थे। इसके अतिरिक्त 12 अरब रुपये का उसे नुकसान हुआ था। अतः आर्थिक दृष्टि से वर्साई की संधि से इटली को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ और देश में निराशा का वातावरण था। इस आर्थिक दुर्दशा का लाभ मुसोलिनी ने उठाया। तीसरा महत्वपूर्ण कारण था राष्ट्रवाद की भावना। इस समय इटली में राष्ट्रीयता की भावना अपने शिखर पर थी। लोग राष्ट्र को गौरवशाली बनाने के लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार थे। मुसोलिनी ने लोगों को उग्र राष्ट्रीयता के द्वारा इटली को एक महान राज्य बनाने का सपना दिखाया। वह कहता था कि संसदीय व्यवस्था से देश का नुकसान हुआ है। वस्तुतः 1861 में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना के बाद से भी इटली में लोकतांत्रिक संस्थाएं बहुत अधिक सशक्त नहीं हुई थीं। अतः मुसोलिनी को प्रचार के लिए उपयुक्त अवसर प्राप्त हो गया। इसके अतिरिक्त इस समय हीगल का विचार इटली में बड़ा लोकप्रिय हो गया था। हीगल एक जर्मन दार्शनिक था। उसने सर्वसत्तावादी राज्य का आदर्श प्रस्तुत किया था। उसका कहना था कि मनुष्य राज्य के सामने कुछ भी नहीं है। वह राज्य में ईश्वर के आत्मा का दर्शन करता था। मनुष्यों को अपने हित राज्य के लिए छोड़ देने चाहिए, यह उसका विचार था। इस समय इस विचार को सारे इटली में लोकप्रिय किया जा रहा था, जिसका लाभ मुसोलिनी को मिला। इसके अतिरिक्त साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव ने भी मुसोलिनी की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस समय जब 1917 में रूस की राजक्रांति के बाद यूरोप में साम्यवादी विचार लोकप्रिय हो रहे थे, या इटली में भी लोकप्रिय हो रहा था। मजदूर और किसान आक्रामक हो गए थे। कई कंपनियों में हड़ताल हो गई थी। वस्तुतः प्रथम विश्व युद्ध के बाद 100 कंपनियों में मजदूरों ने कब्जा कर लिया था, किंतु अनुभवहीनता
और कच्चे माल नहीं मिलने के कारण उनका कब्जा कमज़ोर हो गया था। किसानों ने भी जमींदारों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था। अतः पूंजीपति, राष्ट्रवादी, सैनिक और जमींदार मुसोलिनी के पीछे आ गए, क्योंकि उसने वचन दिया था कि वह साम्यवाद का विनाश कर देगा। इस सब के पीछे सबसे बड़ा कारण यह भी था कि देश में इस समय में जो सरकारें थी वह अकर्मण्य थी। देश की बढ़ती समस्याएं, आर्थिक संकट, राष्ट्रीयता, अराजकता को सरकारें दूर करने में असमर्थ थीं। अतः लोगों का विश्वास सरकार से समाप्त हो गया था। इन सब के साथ साथ सबसे बड़ा कारण मुसोलिनी की संगठन शक्ति और व्यक्तित्व था। मुसोलिनी का जन्म 1881 में हुआ था। वह पहले पत्रकार था। प्रारंभ में वह स्वयं एक साम्यवादी था, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के आते आते वह राष्ट्रवादी हो गया। उसने प्रथम विश्व युद्ध में एक आम सैनिक की तरह भाग भी लिया था। घायल हो जाने के कारण उसे सेना छोड़ना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसने फासिस्ट विचारों को प्रसारित किया। वह आकर्षक ढंग से अपनी बात कहता था। वह जब भाषण देता था तो वह अपने शरीर को पूरी तरह से ऊपर नीचे नचाता था, जिससे लोग आकर्षित होते थे। उसकी संगठन शक्ति भी काफ़ी ज़्यादा थी। उसने अपने दल को एक सैन्य संगठन के रूप में संगठित किया था। वस्तुतः फांसी दल में पूर्व सैनिक, जमींदार, मजदूर, राष्ट्रवादी सभी शामिल थे। इस प्रकार बेनिटो मुसोलिनी ने उपयुक्त स्थिति का लाभ उठाकर देश में अपना अधिकार कर लिया और इटली में एक फासिस्ट सरकार की स्थापना की। शीघ्र ही उसने सारे असंतुष्ट तत्वों को अपने अधीन कर लिया। 1929 में उसने पोप से भी संधि कर धार्मिक समस्या का भी समाधान कर दिया। संसद पर उसने कानून द्वारा अधिकार कर लिया। धीरे धीरे उसने शिक्षण संस्थाओं पर भी अधिकार कर दिया। वह शिक्षा में यह प्रचार करता था कि मुसोलिनी उनका नेता है और वह जो कहता है वह सच है। देश के पास अब कोई विकल्प नहीं था। उसने आर्थिक उन्नति और देश के सैनिक उत्थान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार मुसोलिनी अगले 22 वर्षों तक सफलतापूर्वक शासन करने में सफल रहा। धन्यवाद।